कुमार चंदेश्वर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने आज के सेशन में। और आज होने वाली हमारी है टेस्ट सीरीज नंबर 11, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। आज की टेस्ट सीरीज काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इस टेस्ट सीरीज में वो सारे रिलेटेड टर्म्स जो हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उसको मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया हुआ है। तो इस टेस्ट सीरीज को बिना स्किप किए हुए आपको लगाना है और 50 में से आपने कितने मार्क्स गेन किए उसको भी कमेंट बॉक्स में बताना है। देखिए, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं 50 रिलेटेड टर्म्स इन वन शॉट, ये आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। बाकी देखिए, ये मैंने ठाना है कि आपको किसी भी तरीके से इस बार 100 पार कराना है, क्योंकि जिस भी बच्चे का 100 से कम आएगा इस बार सिलेक्शन होने के चांसेस उसके बहुत ही कम हैं। इसीलिए हमें उस लेवल तक मेहनत करनी है कि हमें 100 क्रॉस करना है। 100 आप क्रॉस कब करेंगे? जब आप एक प्रॉपर डायरेक्शन में और बेहतरीन स्ट्रेटेजी के साथ में आप पढ़ना शुरू करेंगे। तो एज अ बीइंग अ टीचर हम आपको वो सारे इंपॉर्टेंट रिलेटेड टर्म्स करा रहे हैं जहां से प्रश्न बन सकता है। अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, अगर आपको कोई भी रिलेटेड टर्म्स इसमें से नहीं आता है या कोई फिगर ऑफ स्पीच नहीं आता है तो आपको उसे पढ़ना है। अपने लिटरेरी टर्म्स की जो एम.एच. इब्राहिम की किताब आपके पास है या फिर किसी और सोर्स से पढ़ रहे हैं तो फिर आपको वहां से उसको कवर करना है, ठीक है ना। दूसरी चीज ये है कि अगर आप में से हमारी कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है, आप उस पर कॉल कर सकते हैं या फिर मैं आपको नंबर यहाँ बता दे रहा हूँ, उस नंबर को आप जो है नोट कर सकते हैं। तो लिख लीजिए 80 यानी कि 8081 863095। फिर से देखिएगा 8081 863095, ये हमारा जो है कॉन्टैक्ट नंबर है। इस पे आप कॉन्टैक्ट करके जो हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है लगातार, टीजीटी के लिए भी है, पीजीटी के लिए भी है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अब इसके बाद में आपको जो है हमारे यूट्यूब चैनल पर टेस्ट सीरीज नहीं देखने को मिलेंगी। तो अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है और आपको लगता है कि हम यहाँ पर आपको जो कंटेंट करा रहे हैं वो आप उसे वो ज्वाइन कर सकता है, ठीक है ना। तो कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप दिए गए नंबर पर बात कर सकते हैं, आपको पूरी जानकारी यहाँ पर दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के हमारा आज का सेशन। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पूछा गया है हु इनॉग्रेटेड गोथिक रोमांस। तो आप यहाँ सभी जानते हैं कि भाई गोथिक रोमांस क्या होता है। गोथिक रोमांस क्या होता है? जिसमें हॉरर वगैरह हो, आप समझ रहे हैं, टेरिफाइंग चीजें हो और एक ऐसा एटमॉस्फेयर हो जहाँ पर ग्लूमीनेस हो, वो गोथिक होता है। तो इसको इनॉग्रेट किसने किया? क्या वो वाल्टर पीटर है, क्या वो फ्रेंच काफ्का है, या फिर वो और एक वॉलपोल है, या फिर सेंट पीटर है? तो क्या इसका आंसर होगा? इसका सही आंसर है और एक वॉलपोल, ठीक है ना। इसे लगा लीजिएगा। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि भाई स्क्रीनशॉट जो है आपको लेना है, तो मैं हट जाया करूंगा, अपना स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पूछा जा रहा है ग्रेट चैन ऑफ बीइंग इज एसोसिएटेड विद। ये जो टर्म दिया गया है ग्रेट चैन ऑफ बीइंग, ये किसके साथ एसोसिएटेड है? ये स्टैंडर्ड लिटरेरी टर्म्स हैं और ये आपकी एम.एच. इब्राहिम किताब से ही सारे के सारे आप मान लीजिए टर्म्स लिए गए हैं, ठीक है। अगर आपको कोई भी नहीं पता है तो आप उसको अपने आप पढ़ेंगे। हालांकि मैं आंसर यहाँ पर बता रहा हूँ आपको। तो पहला ऑप्शन है नेचर ऑफ गॉड, नेचर ऑफ लव, नेचर ऑफ ट्रूथ एंड नेचर ऑफ सोसाइटी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, नेचर ऑफ गॉड। इंपॉर्टेंट है, लगाइएगा इसे। आगे देखते हैं, यहाँ पूछा गया है हैकू जो है एक जापानीज पोएटिक फॉर्म है, ठीक है, दैट रिप्रेजेंट्स। तो कहने का मतलब इसमें कितने सिलेबल हैं? क्या वो 17 सिलेबल हैं, 16 सिलेबल हैं, 18 सिलेबल हैं, 15 सिलेबल हैं? तो इसमें कितने सिलेबल हैं? ऑब्वियसली इसमें सिलेबल हो जाएंगे 17। तो आपको यहाँ पर ध्यान क्या रखना है हैकू के बारे में कि इसमें जो भैया जी 3 लाइन्स स्टेंजा होता है, जिसमें पहली लाइन में 5, दूसरी लाइन में जो है आपकी 7 और तीसरे यानी कि थर्ड लाइन में आपको 5 सिलेबल मिलेंगे, यानी कि 5 और 7 5 12 और 5 17। तो यानी कि कितने टोटल सिलेबल हो जाएंगे? 17 सिलेबल आपके इसमें हो जाते हैं हैकू में। तो इस तरीके से पूछ सकता है कितनी लाइन्स इसमें हैं, ये याद रखना। हो सकता है आपसे पूछे कि फर्स्ट लाइन में, सेकंड लाइन में, थर्ड लाइन में कैसे, तो 5 7 5, ठीक है, 575 ट्रिक याद कर लो। अभी आप पूछ रहा है कि हु इंट्रोड्यूस हीरोइक कपलेट। ये आप सबको पता है, इतने दिन से पढ़े चले आ रहे हैं, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। तो हीरो कपलेट को किसने इंट्रोड्यूस किया है आप सबको पता है। क्या वो थॉमस लेप्टिकॉक है या फिर चौसर है, अर्नोल्ड है, शैली? तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? चौसर। आपको पता है लीजेंड ऑफ गुड वीमेन इनका वर्क है चौसर जी का, उसी में हीरो कपलेट जो है वो इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो थॉमस लेप्टिकॉक के बारे में जानते हैं, इन्होंने 4 एजेस ऑफ पोएट्री लिखा है, जिसके रिस्पॉन्स में शैली महोदय जी ने एक वर्क लिखा था, उस वर्क का नाम बताइएगा। यहाँ पूछा जा रहा है कि इन विच एरा क्लोज्ड कपलेट वर यूज्ड। तो ये याद रखना है आपको कि क्लोज्ड कपलेट की बात की गई थी, तो किस एज में क्लोज्ड कपलेट जो है वो यूज किए जाते थे? क्या वो एलिजाबेथन एज था, न्यू क्लासिकल एज था, या फिर रोमांटिक, या फिर मॉडर्न एज?
तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा नियो क्लासिकल एज, ठीक है ना। अब उसमें सबसे ज्यादा कौन यूज कर रहा था, जो आपको पता होना चाहिए भाई, इस टाइम पर हमारे ड्रैडन महोदय जी थे और हमारा अलेक्जेंडर पोप। तो अलेक्जेंडर पोप ने अत्यधिक जो है वो क्लोज कपलेट को यूज किया है। अब आपको अलेक्जेंडर पोप के 2 वर्क्स आपको बताने हैं जिसमें क्लोज कपलेट आपको मिलता है देखने को, ठीक है। चलिए अगला पूछा रहा है, हु वाज द मास्टर इन यूजिंग कपलेट्स। ये पूछा भी गया है कि इसमें जो है दिए गए ऑप्शन में कौन सबसे ज्यादा यूज किया है, क्या वो ड्रैडन है, अलेक्जेंडर पोप है, जॉनसन है, वेबस्टर। तो इसका आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर पोप। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ड्रैडन नहीं, अलेक्जेंडर पोप ने सबसे ज्यादा क्लोज कपलेट का यूज किया। अब इससे पूछ रहा है हु इज द फादर ऑफ फ्री वर्स। तो फ्री वर्स का इसमें फादर कौन है ये भी पता है, ड्रैडन है, इलियट है, वॉल्ट विटमैन है, अर्ल ऑफ सरे है, ठीक है ना। देखो मैं इस तरीके के आप प्रश्न देख रहे हैं, ये बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं, क्योंकि टीजीटी में ऐसा नहीं कि सब टफ ही आएगा। मैंने आपको बताया था कि भाई पेपर का हमेशा लेवल क्या होता है, पहले इजी, फिर मॉडरेट और फिर टफ आता है, यानी कि सबका अपना अपना परसेंटेज आता है। तो 20 to 30% वाले में जो पेपर में बनेगा, यानी कि 30 से 40 क्वेश्चन तो उसमें इजी वाला रहेंगे और इसी के बीच में मॉडरेट। बाकी टफ में आपका पता होना चाहिए, केवल जो है 30% टफ बनता है। तो फ्री वर्स पूछा जा रहा है कौन फादर है, क्या ड्रैडन, इलियट, वॉल्ट विटमैन है, तो आंसर हो जाएगा वॉल्ट विटमैन। अर्ल ऑफ सरे के बारे में जानते हैं, इन्होंने जो है ब्लैंक वर्स को यूज किया था। और ये जो है फ्री वर्स की बात करें तो ये वॉल्ट विटमैन जिनके फादर हैं। और इलियट के बारे में जानते हैं, इन्होंने एक थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ इम्पर्सनैलिटी, ठीक है ना, थ्योरी ऑफ इम्पर्सनैलिटी। आगे बात करते हैं, विच वर्क इज एन अडेप्टेशन ऑफ एंटोनी एंड क्लियोपाट्रा। ये तो सबके टीजीटी पीजीटी सब में इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी जाता है, बेसिक क्वेश्चन है कि एंटोनी एंड क्लियोपाट्रा जो बेसिकली किसका जो है अडेप्टेशन है, इनमें से ऐसा कौन सा वर्क है जो इस पर बेस्ड है, क्या वो लव ट्रम्पेंट है, या फिर द कन्क्वेस्ट ऑफ ग्रेनेडा है, द राइवल क्वीन है, या फिर ऑल फॉर लव है। तो आंसर हो जाएगा ऑल फॉर लव इज बेस्ड ऑन एंटोनी एंड क्लियोपाट्रा। ये आपको सबको पता होना चाहिए, चाहे भी आपके ये भी कन्क्वेस्ट ऑफ ग्रेनेडा, राइवल क्वींस और ये ऑल फॉर लव, ये सब के सब आपके जो है हीरोइक ड्रामा में आते हैं। आगे बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ हीरोइक ड्रामा। हीरोइक ड्रामा का कौन सा इसमें एग्जांपल नहीं है, तो यहाँ पूछा गया ऑल फॉर लव, द राइवल क्वींस, कन्क्वेस्ट ऑफ ग्रेनेडा, एंटोनी एंड क्लियोपाट्रा। तो ये वाला डी वाला नहीं होगा, बाकी सब के सब ये जो तीनों हैं ये सब किसने लिखे हुए हैं, तो ड्रैडन महोदय जी ने लिखे हुए हैं। आगे पूछ रहा है, अंडर हुज लीडरशिप न्यू ह्यूमनिज्म वाज स्टार्टेड। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको लगाएंगे, न्यू ह्यूमनिज्म जो है बेसिकली किसके लीडरशिप में स्टार्ट हुआ है। दूसरा आपको ये बताना है कि हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ ह्यूमनिज्म, ये आपको बताना है। दूसरा आपको ये बताना है कि व्हाट इज ह्यूमनिज्म, ह्यूमनिज्म क्या होता है, ये प्रश्न आ सकता है, बताना है आपको, ठीक है ना। बस ह्यूमनिज्म टर्म ये मतलब दिखे रहा होगा कि मानव जो है मानव के काम आए, लेकिन ऐसा लिटरेरी ट्रेंड में नहीं है, इसका कुछ स्पेसिफिक है जो हमें ऑप्शन में देखने को मिलेगा, वो आपको बताना है। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है, एरविंग बैबिट है या फिर पॉल एल्मर है, एरविंग बैबिट है या फिर अर्नोल्ड महोदय है, इलियट है या फिर पॉल एल्मर है, एरविंग बैबिट है या फिर मिल्टन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, एरविंग बैबिट एंड पॉल एल्मर, ठीक है, इसको लगा लो, इंपॉर्टेंट है ये वो सभी लिटरेरी टर्म्स हैं जो हमारे पेपर में आ सकते हैं, ठीक है, इसलिए इसको बड़ी ही सावधानी के साथ पढ़ना है। अगर आपको नहीं आ रहा है तो फिर आप उसको अपनी बुक से देखेंगे, ठीक, कहीं पर उसको नोट कर लेंगे, ताकि भविष्य में अगर यहाँ से कहीं से प्रश्न आए तो ये हो जाना चाहिए, ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ पूछ रहा है आपसे भैया जी, इन विच जनर इमेजिस्ट पोएम्स वर कंपोज्ड, मतलब जितनी भी इमेजिस्ट पोएम्स थी वो किस में कंपोज हो रही थी, क्या वो ब्लैंक वर्स में या फ्री वर्स में या फिर राइमिंग कपलेट में या फिर क्लोज्ड कपलेट में। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका आपका फ्री वर्स, ठीक है, क्योंकि ये मॉडर्न टाइम की, मॉडर्न में जितनी भी मैक्सिमम पोएट्री लिखी गई है वो सब फ्री वर्स में ही मानी जाती है, ठीक है ना। तो एक चीज समझनी है, देखो ये जो प्रश्न है ये खुद के डिजाइन किए हुए हैं, ऐसा नहीं कि कहीं से कट पेस्ट कर लिया गया हो। इस प्रश्न को आप देख पाएंगे, किसी भी प्रकार का प्रश्न ऐसे नहीं होगा। मुझे ऐसा लगा कि ये भी पूछ सकते हैं कि जो मॉडर्न पोएट्री है बेसिकली वो किस प्रकार के जनर में लिखी जा रही है, क्या ब्लैंक वर्स या फिर आपको पता है क्या वो क्लोज कपलेट है या फिर वो फ्री वर्स में। तो आपको पता होना चाहिए कि जैसे जैसे मॉडर्निज्म की तरफ मूव किए तो जितने भी उनके ट्रेडिशनल कन्वेंशनल जो रूल्स थे उन सबको डिस्कार्ड कर दिया गया, चाहे वो मीटर की बात करें, है कि नहीं, चाहे वो थीम की बात करें, चाहे वो जैनर की बात करें, सब टोटली एक नया ही ट्रेंड चल गया था, ठीक है ना। और आपको पता है कि मॉडर्न एरा जो था वो डिसइल्यूजनमेंट एंड डिसअपॉइंटमेंट से भरा हुआ था। तो आई होप आपको बात समझ में आई हुई। एक आपको बताना है, डी इमेजिस्ट करके एक वर्क है, वो किसका है, एंड व्हाट आर दोज पीपल हु आर एसोसिएटेड विद इमेजिज्म मूवमेंट। चलो अब इसमें पूछा गया मिमेसिस जो है वो बेसिकली एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब क्या है। तो आपको दो चीजें समझ लेनी है, कभी अगर पूछ लिया जाए मिमेसिस जो है किस भाषा से लिया गया है, ग्रीक से, मिमेसिस का मतलब क्या है,
तो आपको पूछना है क्या परगेशन, क्लैरिफिकेशन, इमिटेशन या प्लॉट, तो आंसर हो जाएगा सी, इमिटेशन। तो ये आ सकता है, ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट में लगाएंगे। पता लगे इमिटेशन ना दिया हो, मिमेसिस दे रखा हो, तब दिक्कत हो जाएगी। आगे चलते हैं, पूछा गया है एरर ऑफ इंटरप्रेटिंग एंड इवेल्युएटिंग लिटरेरी वर्क बाय रेफरेंस टू एविडेंस। कहने का मतलब किसी वर्क का जो है आप अगर इवेल्युएशन कर रहे हैं एक लिटरेरी वर्क का और रेफरेंस टू एविडेंस, तो ये क्या कहा जाएगा, क्या वो पैथेटिक फैलासी, अफेक्टिव फैलासी, इंटेंशनल या फिर रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी है। तो इसका आंसर हो जाएगा भैया जी इंटेंशनल फैलासी, ठीक है ना, इसको लगा लो इंपॉर्टेंट। मैं आपको पैथेटिक फैलासी, अफेक्टिव फैलासी ये सब बता चुका था, रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी भी पिछले वीडियो में बताई थी। देखो इंटेंशनल फैलासी का मतलब क्या समझना आपको है, उदाहरण समझिए बेस्ट तरीके से। जैसे मान लो मैं हूं और अभी कोई मेरा एक फ्रेंड कोई वर्क लिख रहा हो, ठीक है, और वो मुझे दिया जाए कि आपको बताना है कि इसने जो है कैसा लिखा है। तो ऑब्वियसली बीइंग अ फ्रेंड, वो मेरा फ्रेंड है, तो ये बात तुम्हारे दिमाग में रहेगी कि नहीं रहेगी। और अगर हम अपने फ्रेंड को अपने दिमाग में रख करके उसके वर्क को इवेल्युएट करेंगे तो उसका सही इवेल्युएशन नहीं हो पाएगा, उसमें एक एरर आ जाएगी। उसी एरर को बोलते हैं इंटेंशनल फैलासी। जब आप किसी भी राइटर को अपने दिमाग में रख करके किसी वर्क का इवेल्युएशन करते हैं, दैट इज नोन एज एन इंटेंशनल फैलासी, मतलब जानबूझ कर करिए। और इसी से आपके रिलेटेड होती है क्या, थ्योरी ऑफ इम्पर्सनैलिटी, मतलब राइटर का कोई भी रिफ्लेक्शन उसके कॉन्टेक्स्ट में नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। चलो वेरी गुड। अब यहां समझ रहे हैं व्हाट इज द नेम ऑफ राइटर ऑफ द वर्बल आइकन इन हुज वर्क द टर्म इंटेंशनल फैलासी वाज प्रिंटेड। तो ये आपको दो तरीके से समझना है कि इंटेंशनल फैलासी टर्म कहां से लिया गया है, तो आपको बता देना है वर्बल आइकन से। पूछा जा रहा है इसको कौन जो है पॉइंट किया है, किसके वर्क में प्रिंट हुआ है, क्या वो मोनरे बियर्सले हैं या फिर डब्ल्यू के विमसेट हैं या थॉमस रैमर है या जॉन रस्किन है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा डब्ल्यू के विमसेट। थॉमस रैमर के बारे में जानते हैं, इन्होंने टर्म आपका कौन सा दिया है, तो पता होना चाहिए पोएटिक जस्टिस। पोएटिक जस्टिस में आपको पता होना चाहिए इसमें क्या होता है, इसमें जो कहने का मतलब है जो बुरा काम करता है ना, जो बुरा कार्य करता है उसको क्या किया जाता है, पनिश किया जाएगा। और जो गुड वर्क करेगा उसे क्या किया जाता है, उसे रिवॉर्ड दिया जाता है। यानी कि गलत काम करने वाले को पनिशमेंट और अच्छे काम करने वाले को रिवॉर्ड जहां दिया जाता है वहां पर हो जाता है पोएटिक जस्टिस। कि मतलब जो एक तरीके से जो राइटर दिखा रहा है, जो बताना चाह रहा है, तो अगर उसने जो भी उसमें विलन है और वो गलत काम कर रहा है उससे उसको पनिश किया है, और जो हीरो है जो अच्छा काम कर रहा है तो उसे रिवॉर्ड दिया है, तो ये पोएटिक जस्टिस है, ये न्याय है ना। तो अब आपको बताना है कि विलियम शेक्सपियर का ऐसा कौन सा वर्क है जिसमें आपको पोएटिक जस्टिस देखने को मिलता है, उनके नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं, ठीक है ना। चलिए अब इसमें पूछ रहा है कि अ लाई, ठीक है, एक नेम है ओरिजिनली अप्लाइड टू अ वैरायटी ऑफ पोएम्स बाय मिडिवल फ्रेंच राइटर्स इन द लेटर पार्ट ऑफ। कहने का मतलब आपको समझना है एक लाई जो है वो क्या है, एक वैरायटी ऑफ पोएम्स है। तो पहले तो ये चीज समझ लो। प्रश्न आ जाए कि व्हाट इज लाई, तो आपसे पूछा जा सकता है लाई क्या है, क्या वो फारसी, इस तरीके से कोई भी ऑप्शन हो सकता है। तो आपको ध्यान क्या रखना है, एक वैरायटी ऑफ पोएम्स है, ठीक है ना, बाय मेडिवल फ्रेंच राइटर्स। और ये किसके द्वारा यूज की जा रही थी, तो याद रखना है फ्रेंच राइटर्स के द्वारा। तो ये किस सेंचुरी के मतलब लेटर पार्ट से एसोसिएटेड है, क्या 12th 16th 17th या फिर 18th। तो आंसर हो जाएगा ए 12th सेंचुरी, ठीक है ना, इसको आपको याद रखना है। अब इसे पूछा जा रहा है कौन सा एग्जाम्पल जो है वो नहीं है किसका, पेस्टोरल एलिजी का। तो क्या वो स्पेंसर का स्ट्रोफेल है, शैली का एडोनियस है, लेसिडस है या इन मेमोरियल है, ठीक है। तो क्या आंसर होगा इसका, देखिए सबको ही पता होगा, इसमें आंसर हो जाएगा डी इन मेमोरियल। ये पेस्टोरल में नहीं बल्कि ये पर्सनल एलिजे में आता है, और ये प्रश्न जो है पूछा जा चुका है, ये प्रश्न जो है आ चुका है, शायद पीजीटी या टीजीटी में पूछा गया था ना, ठीक है। चलो, और बाकी तो आपको ये पता ही होगा, ये एडोनिस ओडेनिस किसके, लेसिडस किसके डेथ के ऊपर लिखेंगे, तो सब बता ही चुके हैं। आगे बात करते हैं। अब इसमें पूछा गया कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, यहाँ ध्यान देते हैं। इसमें पूछा गया जो डर जो है बेसिकली इज आल्सो अ वर्सिफाइड एक्सप्रेशन ऑफ ग्रीफ ऑन द ओकेजन ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन्स डेथ बट डिफर्स फ्रॉम द एलिजी इन दैट इट इज शॉर्ट इज लेस फॉर्मल। तो क्या ध्यान समझना है, ये कह रहे हैं कि जो डर होता है बेसिकली ये किसी एक विशेष आदमी की डेथ पर जो है लिखा जाता है, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। दूसरी कह रहे हैं ये एलिजी से जो है डिफर करता है, क्यों, क्योंकि ये एक तो शॉर्ट होती है एलिजी के अपेक्षा में और दूसरा लेस फॉर्मल होती है। तो ये बात तो सही है, पहला ऑप्शन तो सही हो गया। यह पूछ रहा है कि थ्रोनडी जो है इज नाउ यूज्ड मेनली एज एन इक्विवेलेंट फॉर डर्ज। अब इसमें जो थ्रोनडी है उसको इक्विवेलेंट यूज किया जाता है डर्ज के,
तो क्या ये बात सही है? बताइए भैया जी। तो बिल्कुल ये बात भी सही है। अब तो पूछा गया मोनोडी फॉर एन एलिजी और अ डर्ज विच इज प्रेजेंटेड एज द अटरेंस ऑफ अ सिंगल पर्सन। मोनोडी में जो है बेसिकली सिंगल पर्सन अटर करता है, तो ये बात भी सही है। तो गलत क्या है इसमें? गलत डी वाला ही होगा। देखिए विलियम कॉलिंस का है अ सॉन्ग फ्रॉम शेक्सपियर सिम्बेलाइन, ये जो है विलियम कॉलिंस का है अ सॉन्ग फ्रॉम शेक्सपियर सिम्बेलाइन से लिया गया है। तो ये क्या एग्जाम्पल है पेस्टोरल का? ये पेस्टोरल का नहीं है बल्कि एक डर्ज का है। अब आपको बताना है कि सिम्बेलाइन में एक सॉन्ग दे रखा है जिसको डर्ज माना जाता है, वो क्या है? सिम्बेलाइन से एक डर्ज आपको देखने को मिलेगा, उसको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देखते हैं किससे वो आता है। जिसने बता दिया मैं समझ जाऊंगा कि ये बंदा जो है पढ़ता है अच्छे से। आगे देखते हैं, यहाँ लिखा है कि किसने जो है पेस्टोरल एलिजी का टर्म जो है कॉइन किया? वर्जिल है, होमर है, ओविड है, थियोक्राइटस। तो आंसर हो जाएगा डी, थियोक्राइटस। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पेस्टोरल में क्या होता है, मतलब पेस्टोरल एलिजी क्या होता है? सबको पता है यार कि ये रूरल बैकग्राउंड में सेटिंग होगा, इसमें जो है जो भी दिखाया जाएगा उसको एज अ शेफर्ड जो है वो रिप्रेजेंट किया जाएगा। और बाकी एलिजी में आप समझ ही रहे हैं कि मॉर्निंग सॉन्ग होता है। अब आपको क्या बताना है कि पेस्टोरल एलिजी मतलब एलिजी का मतलब कि केवल डेथ पर ही केवल मॉर्निंग किया जाएगा और कोई एस्पेक्ट इसके हैं या नहीं है, ये बताना। बाकी अभी जब मैं आगे और टेस्ट सीरीज अगर बनाऊंगा, कभी अगर बनाने चाहा तो फिर मैं उसमें जो है ये इंक्लूड करूंगा कि एलिजी क्या है, ओड क्या है, बैलेड क्या है, लिरिक क्या है, इन सबको डिटेल में करूंगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। ये बताइए किसने क्रिटिसाइज किया लेसिडास को इसके इनहेरेंट इम्प्रोबेबिलिटी के लिए? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट में ये पूछा भी जा चुका है, फिर से आने की संभावना इसकी है। इनहेरेंट इम्प्रोबेबिलिटी के कारण लेसिडास को किसने किया? ड्रैडन है, इलियट है, स्कॉलरिस है, सैमुअल जॉनसन। तो सैमुअल जॉनसन जी ने से क्रिटिसाइज किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क बाय जॉन मिल्टन इज क्रिटिसाइज्ड बाय सैमुअल जॉनसन फॉर इट्स हार्श डिक्शन। और हार्श डिक्शन के लिए जॉन मिल्टन के जो लेसिडस है उसको किसने क्रिटिसाइज किया था? इसमें लेसिडस ने लिखा, यहाँ है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क। अच्छा नीचे दिया है, ठीक है। पैराडाइज लॉस्ट ऑफ रिफॉर्मेशन लेसिडस एंड समसन ऑर्गेनिज्म, तो बता दिया लेसिडस। ठीक है, तो इसको जो है हार्श डिक्शन के लिए क्रिटिसाइज किया गया था। तो ये दोनों याद रखना, दोनों में से कोई भी पेपर में पूछा जा सकता है। अब ये पूछा गया है कि व्हाट इज द मीन ऑफ लिटोटस, तो ये याद रखना। अभी लिटोटस का इसमें आपको बताना है कि क्या मीनिंग हो सकता है ग्रीक लैंग्वेज में। ठीक है, क्या मीन है ग्रीक लैंग्वेज में? तो क्या सिंपल है, एम्बिगुअस है, डाइट्राइव है, फॉल्स है? इस तरीके से भी आ सकता है लैंग्वेज बेस्ड, तो आंसर हो जाएगा ए सिंपल। और बाकी ये टर्म कहाँ से है? तो ग्रीक लैंग्वेज से है। ठीक, ये आपको समझना है। बाकी कोई दिक्कत अगर आपको लग रही है तो आप अहमद चंबराइन की किताब को खोल करके देख सकते हैं। ठीक है, वहां पर आपको मिल जाएगा। सिंपल इसका है। बाकी लिटोटस का सेकेंड मीनिंग आपको समझ रहे हैं, अंडर स्टेटमेंट होता है इसका, अंडरमाइन करना। आगे देखते हैं व्हाट इज द सेकंड नेम ऑफ अंडर स्टेटमेंट, ये पूछा गया वही है। क्या ये सोलेसिज्म है, एनास्ट्रोपी है, लिटोटस है, जोग्मा? तो आंसर हो जाएगा लिटोटस, अभी बताया था। ये जब सेकंड नेम वाले हैं आपको पूरा समझ लेने हैं क्योंकि इस बार से प्रश्न आ सकता है। क्योंकि जब आपने देखा होगा लास्ट ईयर में जिन्होंने जो है फैबल का पूछ लिया था, तो इसी तरीके से इस बार इस वाले चीजों पर आपको फोकस करना है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्टली मैच, इसमें कौन सा जो है स्टेटमेंट गलत मिला हुआ है? तो एक तरफ आप मीटर देख रहे हैं, यहाँ पर यहाँ लिखे हुए हैं आपके मीटर्स और आगे दे रखा है उनका, तो क्या वो जो है स्लेबल के रूप में, तो कौन सा मैच नहीं है? आयम्ब बोलते हैं इसको है, तो आयम में अनस्टेड होता है फॉलोड बाय स्ट्रेस्ड, यानी कि पहले एक जो होगा अनस्ट्रेस्ड होगा, ठीक है, फॉलोड बाय स्ट्रेस्ड होगा। ट्रॉकी इसका स्ट्रेस्ड होगा फिर अनस्ट्रेस्ड होगा। स्पॉन्डीज इसमें स्ट्रेस्ड होंगे दोनों, और डैक्टाइल्स इसमें स्ट्रेस्ड फिर अनस्ट्रेस्ड और फिर स्ट्रेस्ड। तो क्या इसमें गलत है? इसको देख करके आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, डी में गलत है। डेक्टल में क्या होता है? स्ट्रेट स्लेबल फॉलोड बाय अनस्ट्रेट स्लेबल, मतलब फॉलोड बाय टू अनस्ट्रेट जो है ये स्ट्रेस्ड नहीं, यहाँ पर भी क्या होना चाहिए? अनस्ट्रेस्ड। तो पहला होगा स्ट्रेस्ड फिर दूसरा अनस्ट्रेस्ड। तो आपको समझना क्या है, देखिए मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं। आप एक नंबर मान लो अनस्ट्रेस्ड के लिए, ठीक है ना, और आप 2 नंबर मान लो स्ट्रेस्ड के लिए। इस तरीके से कर सकते हैं, इसका उल्टा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप कर लो, देखो ये 12 हो गया पहला वाला अनस्ट्रेस्ड के लिए। एक मिनट, आपको जो उचित लगे, चाहे 1 नंबर है 2 नंबर में, जिसको चाहे उसको रख सकते हैं आप। हैं, चलिए जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, मान लो मैंने 1 मान लिया है अनस्ट्रेस्ड को
और 2 मैंने मान लिया है स्टेज को, यानी कि 12 नंबर किससे एसोसिएटेड है, आयम्ब से। अब इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा उल्टा कर लो। जब 12 का उल्टा कर दो, 12 का उल्टा कर देंगे तो हो जाएगा 21, ठीक है ना। तो यानी कि पहले में है आयम्ब है, आयम्ब का मतलब ये आई मान लो, 12 का मतलब आई, ठीक है ना, ये समझ लो। तो आपको समझ में आ जाएगा आई बना हुआ तो आयम्ब है मतलब 12 नंबर, यानी कि पहला वाला क्या है अनस्टेज्ड, मैंने एक को अनस्टेज माना, 2 को स्टेज मान लिया। फिर दूसरा इसका उल्टा कर लो, ट्रॉकीज लिखा हुआ है तो इसका उल्टा 21 आएगा, इसका आएगा ट्रॉकी का आ जाए। इस तरीके से आप ना ट्रिक बना सकते हो, ठीक है ना, हाँ जो भी आपको उचित लग रहा है वो। तो यहाँ पूछा रहा है कि वे मस्ट ऑल हैंग टुगेदर और assuredly वी शैल हैंग सेपरेटली। तो इसमें देखिए एक एग्जाम्पल दिया गया है, पूछा गया है कि हम सबको जो है एक साथ में लटकाया जाना चाहिए और assuredly, लेकिन हम लटकाए तो जाएंगे लेकिन अलग अलग। तो इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा, ठीक है, एंटन क्लासिस, एनाफोरा, एनास्ट्रोफी, एंटीथेसिस। तो क्या होगा इसका आंसर, देखिए इसका आंसर होगा ये एंटन क्लासिस। इसमें क्या होता है कि 2 क्लासेस दी गई होंगी, ठीक है, दोनों लगेंगी तो एक एक, लेकिन पहले वाले का और दूसरे वाले का अर्थ जो है अलग रहेगा। क्लास एक ही जैसे होंगी लेकिन अर्थ अलग अलग आएगा, उसे हम लोग बोलेंगे एंटन क्लासेस। तो क्या देखो, वी मस्ट ऑल हैंग टुगेदर, एक साथ तो लटकाए जाएंगे, एश्योर्डली वी शैल हैंग सेपरेटली, फांसी तो लगेगी एक साथ में, लेकिन एक साथ का मतलब ऐसा नहीं कि एक के फंदे सब लटका देंगे, नहीं, अलग अलग। तो यहाँ और यहाँ दोनों का मतलब लग एक जैसी रही लेकिन सेंस इनका अलग आ रहा है, तो ये आपको चीज ध्यान देनी है। आगे है द कैप्टन कमांड्स 100 सेल्स, इसमें फिगर अभी जाना है। देखो कैप्टन ने कमांड किया 100 सेल्स को, तो यहाँ सेल्स का मतलब क्या है, सेल्स का मतलब यहाँ पर शिप से है। तो जब आपको पता है 1 फॉर होल, होल फॉर 1 की बात की जाए तो सनेक्डोची होता है, ठीक है, मेटोनमी नहीं। पहला आंसर हो जाएगा ए। आगे फटाफट बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि बॉब ब्रॉड द बॉक्स ऑफ ब्रिक्स टू द बेसमेंट। तो यहाँ पर एक लेटर के बी 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 ये सब जो है रिपीट हो रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एलिट्रेशन हो जाएगा, ठीक है, डी आंसर सही हुआ इसका। अब यहाँ लिखा है सी हैज ऑल माई लव, माई हार्ट बिलोंग्स टू हर। अब यार एक बात समझो, जो सी हैज ऑल माई, मेरा प्रेम जब उसके साथ में सब कुछ है तो हमारा दिल का कहीं और चला जाएगा। ये प्रेम करोगे किसी और से, दिल दोगे किसी और से, लेकिन हाँ ये हो भी सकता है क्योंकि आजकल का मॉडर्न ट्रेंड है, दिल किसी और को देते हैं, प्रेम किसी और से करते हैं, तो आजकल तो भैया जी चल रहा है ये। तो अगर उस तरीके से सोचेंगे तो इसका अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, अगर जो लिखा है उसको वही समझेंगे तो फिर आप पकड़ पाएंगे। तो पहला क्लॉज जो है दूसरे क्लॉज के उल्टा अपोजिट में है, ठीक है, तो क्या क्यासमस होगा, पैराबल, अपोलॉग, एंटीथेसिस, तो आंसर हो जाएगा क्यासमस, ठीक, ये परफेक्ट आंसर है। और दूसरी बात याद रखना, बिना कुछ कुकु में लेवल लेवल किए हुए पहले देख लेना, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर चूज करना जब आए ऐसा, ठीक। तूने चाहा मुझे और मैंने चाहा किसी और को, ये आजकल का ट्रेंड चल रहा है भाई, है ना। नए नए लड़के जो हैं उन्हें लगता है कि वाकई में जो है ये प्रेम है, प्रेम प्रेम नहीं है। वो कहावत सुने हो, देख लोग कहते हैं ना कि लव इज ब्लाइंड, प्रेम अंधा है। प्रेम अंधा था, उसने फिर अपना इलाज कराया, अब उसकी आंखें हो गई, जब उसकी आंखें हो गई तो फिर रोटी कपड़ा मकान बंगला गाड़ी पैसा सब कुछ देखता है। जब इतना सब कुछ देखेगा तभी प्रेम होता है, अब ऐसे प्रेम नहीं होता है। पता ये लगेगा कि दिल दिया किसी और को, है ना, प्रेम किया किसी और को, ये वाला हो जाएगा। चलो भाई यहाँ देखते हैं चौसरा क्या होता है भैया जी, अपॉज है, हाइफन है, सेंटेंस है, स्टेटमेंट है, तो हम सबको पता है अपॉज है, ये कई बार आ चुका है। जो नए लोग हैं वो ध्यान दें, बाकी तो सबको पता ही होगा, जो तैयारी कर रहा है उसे इतना तो आते ही है। हाँ इसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसको जरा ध्यान से देखना है। देखिए एक शॉर्ट विटी स्टेटमेंट होगा लेकिन ये सेल्फ कंट्राडिक्टरी होगा। स्टेटमेंट तो होगा लेकिन कैसा होगा, कंट्राडिक्टरी होगा, मतलब अपने आप को ही खंडन करेगा। तो इपिग्राम है, एफोरिज्म है, प्रोवर्बियल है, ड्रामेटिक आयरनी, क्या होगा इसका। तो अभी आप कंफ्यूज जाएंगे कि यार इपिग्राम हो सकता है, एफोरिज्म हो सकता है, प्रोवर्बियल या फिर ड्रामेटिक आयरनी, तो इसका आंसर हो जाएगा ये। देखो इसमें एक बात समझो, ये क्या है कि मतलब इपिग्राम जहां भी होगा तो छोटा होगा, लेकिन ऐसा बोलेगा तो लगेगा कि ये अपने आप में ही गलत है। जैसे मैं यहां पर कह दूं द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, तो अब अगर ये कहें कि द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन तो उसको कौन मानेगा। देखने में तो लग रहा है कि यार ऐसा कैसे हो, लड़का बाप बाप हो सकता है किसी का, लेकिन हम लोग बोलते नहीं कि आजकल के लड़के जो हैं बाप का भी कान काट रहे हैं, ये सत्य भी है। तो कहने का मतलब बहुत बुद्धिमानी वाला स्टेटमेंट होगा लेकिन वो कंट्राडिक्टरी भी होगा, ठीक है, तो उसे एपिग्राम बोलेंगे। चलो अ मूवमेंट ऑफ सडन एंड ग्रेट रिवोल्यूशन, हाँ अब इसमें देखो
बहुत सारे लोगों ने एनाग्नोसिस पढ़ा होगा, वहां दिमाग लगाएंगे, देखिए इसलिए मैंने इसको यहाँ रखा है, इसको सही समझना। एक मूवमेंट होगा सडन, और उसमें आपको कुछ ना कुछ बड़ी अजीब चीजें देखने को मिलेंगी, ग्रेट रिवोल्यूशन होगा। तो क्या हमर्सिया है, एपिफैनी है, कोकोफनी है, एनाग्नोसिस है, तो आंसर हो जाएगा एपिफैनी। अब आपको बताना है हु क्वाइंट द टर्म एपिफैनी। एपिफैनी किसने टर्म क्वाइंट किया है और किस वाले वर्क में किया है, जो बता देगा उसे चवन्नी वाली टॉफी मिलेगी ऑनलाइन, ठीक है, हाँ वही। एज यू नो दैट देयर आर 4 ह्यूमर्स, हाँ आपको पता है भैया कितने ह्यूमर्स होते हैं, 4 ह्यूमर्स होते हैं, ठीक है। इफ देयर इज अ प्रीडोमिनेंस ऑफ फ्लैगम, मतलब कहने का ये है कि अगर किसी के अंदर वन ऑफ द 4 ह्यूमर में से जो फ्लैग है अगर वो इंक्रीज हो जाता है तो क्या होगा, व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंस इन द पर्सनालिटी ऑफ द पर्सन। तो किसी पर्सन के पर्सनालिटी में क्या फर्क पड़ेगा, क्या वो डल हो जाएगा, जॉयफुल हो जाएगा, सेंटिमेंटल हो जाएगा, या फिर ऑब्स्टिनेट हो जाएगा। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका डल, ठीक है। अब आप एक चीज समझो, देखो 4 ह्यूमर्स होते हैं, ये फ्लूइड्स लिख लो, एक तरफ फ्लूइड्स लिख लो और यहाँ लिख लो आप पर्सनालिटी, ठीक है ना। अब आपको सबको पता है कि देखो भैया ब्लड होता है, ठीक है, येलो बाइल होता है, ब्लैक बाइल होता है, ठीक है ना, और एक होता है कोलिक। तो इसका मतलब आप समझिए नहीं क्या होगा भाई, ब्लड का क्या होता है, पिछली बार पूछा गया था। एक चीज समझनी, देखो फ्लूइड की बात करेंगे तो ये वाला है, ठीक है, और पर्सनालिटी में बात करेंगे तो उधर वाला हो जाएगा, ये आपको चीज समझनी है। इतना आप समझेंगे तब आपको बात जो है क्लियर होएगी। चलो, तो ब्लड का मतलब आप समझ रहे हैं, सेंग्वाइन हो जाएगा, ठीक है ना। अब एलोबाइल का मतलब बताओ, एलोबाइल क्या होगा बताइए आप, एलोबाइल तो हो जाएगा ये, एलोबाइल का मतलब हो जाएगा कॉलरिक, ठीक है, और इसका हो जाएगा मेलंकोलिक, ठीक है, और आपका जो है कॉलरिक का क्या हो जाएगा, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है, एज यू नो दैट देयर आर 4 ह्यूमंस, ठीक है, इन ह्यूमंस, तो इफ देयर इज अ प्रीडोमिनेंस ऑफ फ्लैग, कहने का मतलब है हम सभी जानते हैं कि किसी के भी पर्सनालिटी में 4 ह्यूमर्स होते हैं, उसमें से कह रहा है कि अगर फ्लैगम का प्रीडोमिनेंस ज़्यादा हो जाएंगे, ये ज़्यादा बढ़ जाए तो उसका क्या कॉन्सिक्वेंस होगा, परिणाम क्या होगा उसका किसी व्यक्ति की पर्सनालिटी में। तो क्या वो डल हो जाएगा, जॉयफुल हो जाएगा, सेंटिमेंटल हो जाएगा, या फिर ऑब्स्टिनेट हो जाएगा, तो हो जाएगा डल। देखिए आपको क्या करना है, एक तरफ लिखिएगा फ्लूइड्स, ठीक है, 4 फ्लूइड्स हो गए, और एक तरफ आपको लिख लेना है पर्सनालिटी, और एक तरफ लिख लेना है ट्रेड्स, कि अगर किसी भी चीज़ का ज़्यादा बढ़ जाएगा तो क्या होगा। तो जैसे यहाँ पर लिखा है ना, आप देख रहे हैं डल, डल में तो ये फ्लैगम हो गया, जॉयफुल में आपका क्या हो जाएगा सैंग्वाइन, यानी कि ब्लड बोल रहे हैं, ठीक है ना। ऑब्स्टिनेट में क्या हो जाएगा एलोवाइल हो जाएगा, और सेंटिमेंटल में क्या हो जाएगा ब्लैक बाइल हो जाएगा, ठीक है ना। ब्लैक बाइल का मतलब आप समझ ही रहे हैं क्या होता है ब्लैक बाइल, भाई बताओ। ब्लैक बाइल, तो आपको क्या करना है, ये आपके फ्लूइड से मैंने यहाँ पे लिख देना, फ्लूइड भी समझ लो, जैसे आपको मैंने कर दिया ना, ब्लड हो गया भाई, ठीक है, एलो बाइल कर लो, ब्लैक वाइल हो गया, और आपका चौथा क्या हो गया फ्लैगम, ठीक है ना। तो ब्लड में आप समझिए रहे हैं क्या होता है भाई, सेंग्वाइन होता है, ठीक है, एलोवाइल में कॉलरिक, ठीक है ना, और ब्लैक वाइल में क्या होता है मेलंकोलिक हो जाएगा, और फ्लैगम का मतलब फ्लैगमेटिक हो जाएगा। अब आपको इसमें बताना है, जैसे हमारी ये दो क्या है, फ्लूइड पूछा जा रहा है तो ये वाला आप ऑप्शन क्लिक करेंगे, ब्लड होता है, लोवाइल होता है, ब्लैक वाइल, फ्लैगम। जब लास्ट ईयर प्रश्न आया था तो अब लोग बोल रहे हैं कि यार ये ब्लड भी दे रखा है और वो भी दे रखा है, ये क्या है,
तो ध्यान रखना ये फ्लूइड्स हैं और ये पर्सनालिटी होगी किसी की, ठीक है ना। तो जैसे अगर सैंग्वाइन हो गया, ब्लड की मात्रा ज़्यादा बढ़ गई तो वो एमोरस हो जाएगा, जॉयफुल हो जाएगा। वैसे ये ब्लैक बाइल बढ़ जाएगा तो कॉलरिक हो जाएगा, ठीक है। ब्लैक बाइल होगा तो मेलैंकोली और फ्लैगम तो फ्लैगमेटिक हो जाएगा। बाकी इसके आगे आपको ट्रेड लिखनी, जैसे कि ओबस्टिनेट कब होगा, इम्पैशंस कब होगा, सेंटिमेंटल कब होगा, डल कब हो जाएगा, जॉयफुल कब हो जाएगी, तो आपको ये पढ़ना है, ठीक है। आगे देखना, अपना पढ़ लेना अच्छे से। आगे बढ़ते हैं तो पूछ रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इमेज इज नॉट करेक्टली मैच, इसमें से कौन सा जो है सही से मैच नहीं करा है। मतलब आप सभी जानते हैं 5 सेंस ऑफ ऑर्गन्स हैं, यूनिटरी टर्म्स में आते हैं। तो ओकुलर साइट है क्या, ओलाफैक्टरी स्मेलिंग है, ऑडिटरी हेयरिंग है, और टैक्टाइल या सेंस है। तो कहना मतलब ये भी तो एक सेंस ही है, लेकिन यहाँ पर ये इनकम्प्लीट है तो इसीलिए ये नहीं होगा। टैक्टाइल मतलब सेंस ऑफ टच से होगा, ठीक है। बाकी तो सब सही मिले हुए। ओकुलर का साइड से होता है, ओलाफैक्टरी मतलब स्पेलिंग से, और ऑडिटरी मतलब हेयरिंग से, ठीक है। और टैक्टाइल केवल सेंस, लेकिन आधा कंप्लीट इनकम्प्लीट आंसर है तो आंसर हो जाएगा टच। अब ये नहीं कह सकते ना कि ये जो है गलत है, क्योंकि मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन आपको चुनना होता है। जब कहीं पर नहीं है तो फिर ये आंसर आपका माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं, पूछ रहा था हंग्री जज द सून सेंटेंस साइन, मतलब आप इसको समझिए, पूछ रहा है इसमें किसका एग्जाम्पल है, क्या वो लैम्पून का, पेरिफ्रस है, इन्योडो का है, इमेजरी का है। तो ऑब्वियसली इसका आंसर हो जाएगा इन्योडो। इन्योडो मतलब क्या होता है, एक तरीके से डेरोगेटरी टाइप का होता है, जैसे लिखना है कि हंग्री जजेस द सून सेंटेंस साइन। अब हंग्री इतने हो गए कि उन्होंने सेंटेंस जो है बहुत जल्दी साइन कर दिया, तो यानी कि डेरोगेटरी टाइप में, नेगेटिव सेंस टाइप में होता है, एक तरीके से कह सकते हैं सटायर होता है, ठीक है। इनडायरेक्ट सटायर होता है, सीधा नहीं बोल करके आप इनडायरेक्टली बोलते हैं, तो ये इन्योडो हो गया। बाकी आप पेरिफेरस हमारे सर्कमलोकेशन होता है, ठीक है, घुमा फिरा करके बात करना। और लैम्पून भी एक सटायर होता है। यहाँ पूछा गया कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, ही इज़ नॉट अ बैड स्टूडेंट। तो आप एक बात समझ लो, नॉट नेवर नो कहीं लिखा हो तो लिटोटस में मैक्सिमम आता है, तो लिटोटस एपिग्राम है, हाइपरबोला है, डबल नेगेटिव, आंसर हो जाएगा ए लिटोटस। अगला देख रहे हैं, इसमें फिगर ऑफ स्पीच पूछना है, स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ये बताना है ये लाइंस कहाँ से ली गई हैं। शेक्सपियर का ऐसा कौन सा प्ले जहाँ से स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी लिया गया है, ठीक है। तो इसमें क्या है, मतलब ये एंटीथेसिस है, पर्सोनिफिकेशन है, पैराडॉक्स है, एनाफोर है, तो इसका आंसर हो जाएगा पैराडॉक्स। ध्यान देना है, पैराडॉक्स भी मतलब क्या होता है, पैराडॉक्स भी सेल्फ कंट्राडिक्टरी होता है, ये आपको याद रखना, लेकिन ट्रूथ होगा, कंट्राडिक्टरी होगा लेकिन ट्रूथ होगा। तो स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी, ठीक है, पैराडॉक्स। व्हाट इज द सेकंड नेम ऑफ पन, पन का दूसरा नाम क्या है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट में लगाएंगे, इस बार अति संभावना है कि प्रश्न आ जाए। तो पैरिक है, पैरोनोमेशिया है, अंडरस्टैंडमेंट है, जगमा, तो आंसर हो जाएगा बी मोस्ट इंपॉर्टेंट, पैरोनोमेशिया। अगला है, इसमें पूछा जा रहा है किसने टर्म कॉइन किया, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जो है किसने कॉइन किया है, कार्ल जंग है, जेम्स जॉयस है, विलियम जेम्स है, वर्जीनिया वुल्फ है, तो आंसर हो जाएगा विलियम जेम्स, द प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी किताब है उसमें, ठीक है ना। अभी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जो है इसको एक तरीके से कह सकते हैं इंटीरियर मोनोलॉग, इंटरचेंजेबली इसकी जगह पर यूज किया जा सकता है। पूछा गया है कितने लाइंस होती हैं राइम रॉल्स में, तो आपको बताइए स्टेंजा फॉर्म है, आपको सबको पढ़ना है, स्पेंसरियन स्टेंजा पढ़ना है, ओटावा राइमा पढ़ना है, टार्जा राइम पढ़ना है, इसमें कितनी कितनी लाइंस हैं वो आपको पता होनी चाहिए। तो राइम रॉल में 8, 9, 12 मतलब यानी कि 12 और 7, तो ऑब्वियसली आंसर हो जाएगा इसका 7। राइम रॉयल को इंट्रोड्यूस किसने किया था, आपको सबको पता होना चाहिए, कौन बंदा है उसका नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है ना। राइम रॉयल का यूज़ किसने किया था, मैं आपको बता दे रहा हूँ, वो आपका 14th to 15th सेंचुरी का राइटर है, ठीक है। हाँ, आपको बताना है कि स्ट्रेंजा फॉर्म में इन विच स्ट्रेंजा फॉर्म डू यू फाइंड द राइमिंग स्कीम ABA BCB CDC, ये किस में है, तो क्या राइम रॉल में है, टार्जा राइम है, ओटावा राइम है, स्पेंसर स्ट्रेंजा, तो आंसर हो जाएगा बी टार्जा राइम, ठीक है। और एक चीज़ आपको समझ लेनी है, यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, ये सारे के सारे स्ट्रेंजा फॉर्म मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बात आपको दिमाग में बिठा लेनी है। अब आपको जितने भी एम एच इब्राहिम किताबें पढ़ रहे हैं आप, उन सब में आपको एग्जाम्पल लिखने हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स ऑफ ओटावा राइमा, एग्जाम्पल्स ऑफ टार्जा राइमा, एग्जाम्पल्स ऑफ स्पेंसरियन स्ट्रेंजा। तो आपसे पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड वाज नॉट रिटन इन टार्जा राइम, इन ओटावा राइम, इन स्पेंसरियन स्ट्रेंजा, इस तरीके से बना सकता है। तो आपको क्या करना है, कैटेगराइजेशन कर लेना है, ठीक है ना। चलिए, आपको पता होना चाहिए इसमें कितना भैया होता है, कितनी लाइन होगी स्पेंसरियन स्ट्रेंजा में, 7, 8, 9 कितनी, इसमें से कौन सा पार्ट नहीं है, क्लासिकल यूनिटीज़। तो क्लासिकल यूनिटीज़ आप समझिए 3 ही होती है, यूनिटी ऑफ टाइम है, यूनिटी ऑफ एक्शन है, यूनिटी ऑफ प्लेस है, यूनिटी ऑफ इवेंट है। तो यूनिटी ऑफ इवेंट नहीं, बाकी ये सभी है। आपको बताना है व्हाट इज़ द नेम ऑफ दैट राइटर हु सेड दैट यूनिटी ऑफ एक्शन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन अदर यूनिटीज़, किसने एक्शन को ज़्यादा महत्वपूर्ण दिया है, मतलब महत्व दिया है, बताना है आपको। तो इसमें पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ नॉन फिक्शन, इसमें से नॉन फिक्शन कौन सा नहीं है, तो बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, ऐसे है नॉवेल, तो आंसर हो जाए इसका एक नॉवेल, ये आपका नॉन फिक्शन में नहीं बल्कि ये फिक्शन में आता है।
इसमें आपसे पूछा गया है कौन सा सब्जेक्टिव फॉर्म में नहीं होता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको लगाइएगा, इस बात प्रश्न आ सकते हैं। सब्जेक्टिव फॉर्म में नहीं है, लिरिक, ओड, सोनेट, एपिक। तो देखिए ये सभी बेसिकली पर्सनल यूज़ के लिए होती है, लेकिन एपिक जो है वो हमेशा ऑब्जेक्टिव होता है, ये अपने लिए नहीं होता बल्कि एक समाज के लिए होता है, ठीक है। तो ये आपको समझना है, लिरिक, ओड और सब सोनेट पर्सनल में आता है। आपसे पूछ रहा है यहाँ पर कौन सा इसमें स्टेटमेंट सही है लिरिक के लिए, ये आपको इंपॉर्टेंट लगाना है। इट डजंट टेल अ स्टोरी, अ सिंगल स्पीकर स्पीक्स इन इट, इसमें होता है इट एक्सप्रेसेस पर्सनल थॉट्स एंड फीलिंग्स, इट्स टोन इज ग्रेव। तो इसमें कौन सा होगा, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। इसमें टोन जो है वो ग्रेव नहीं होती है, टोन ग्रेव आपकी होती है ओड की हो सकती है, इलीजी की होती है, ठीक है ना। हाँ बाकी और ये स्टोरी तो कभी टेल नहीं करता है, तो यहाँ पर मत जाना, ये जाना नहीं है, ठीक। आंसर उसमें हो जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉट ट्रू अबाउट बैलेट। बैलेट के बारे में कौन सा सही नहीं है, ये एक प्रकार का लिरिक होता है, इसका सब्जेक्ट सीरियस होता है, ये हमेशा गटर के साथ उठता है, इट ओपन्स विद लेमेंटेशन। तो ये गलत बात है, ये डी ऑप्शन नहीं होगा, लेमेंटेशन से नहीं होता, आपको पता होना चाहिए, इलीजी होता है, ठीक है ना। और ये लिरिक के फॉर्म में होता है, ठीक है। और बैलेट में वॉलेट किसमें लिखा होता है, क्वार्टर में लिखा गया होता है, और ये चिवलरी रोमांस पर बेस्ड होता है, फॉकटेल पर भी कह सकते हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी एपिक। सेकेंडरी एपिक का इसमें से कौन सा एग्जांपल नहीं है, ठीक है ना। तो इलियड है, डिवाइन कॉमेडी है, पैराडाइज लॉस्ट है, ऑल आर करेक्ट, या फिर इनमें कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ई। इलियड और से हैं जो ये प्राइमरी माने जाते हैं, बाकी डिवाइन कॉमेडी, दांते का, पैराडाइज लॉस्ट ये आपके माने जाते हैं सेकेंडरी एपिक, ठीक है। तो याद रखना सेकेंडरी एपिक या फिर कह सकते हैं लिटरेरी एपिक, ठीक। तो इसमें पूछा गया है हाउ मैनी 3 लाइन स्टेंजाज आर देयर इन विलेनेल। कितने स्टेंजा होते हैं इसमें, 3 लाइन। 3 लाइन स्टेंजा कितने होंगे, 5, 6, 7, 8। तो आंसर हो जाएगा ए 5। आगे यहाँ पूछा जा रहा है कार्पे डाइम ये किससे संबंधित है, क्या एलिजाबेथन पोएट से, मेटाफिजिकल से, या फिर नियो क्लासिकल पोएट से, या फिर रोमांटिक पोएट से। तो आंसर हो जाएगा बी मेटाफिजिकल पोएट से। आपको सबको पता होना चाहिए एंड्रू मार्वेल जी जो हैं इस टर्म से एसोसिएटेड हैं, उनका एक वर्क है टू क्वाय हिज मिस्ट्रेस, वहीं से इस टर्म को लिया गया है। तो इसमें पूछा गया है इसमें से कौन सा एंडिंग पार्ट होता है कॉमेडी का, कॉमेडी का कौन सा एंडिंग पार्ट है, कैटास्ट्रॉफी, क्लाइमेक्स, राइजिंग एक्शन, डेनोमेंट। तो आंसर हो जाएगा डेनोमेंट। कैटास्ट्रॉफी आप जानते हैं इज द एंडिंग पार्ट ऑफ ट्रेजेडी, ट्रेजेडी का कैटास्ट्रॉफी और कॉमेडी का डेनोमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर कॉइन्ड द टर्म पोएटिक जस्टिस। तो ये पोएटिक जस्टिस जो है किसने कॉइन्ड किया है, थॉमस हॉब्सन, थॉमस रैवन, थॉमस कार्लाइल और थॉमस रोज। तो थॉमस रैमर, ये बता चुका हूँ मैं। और ये रहा लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का। यहाँ पूछा गया है पैथेटिक फैलासी जो है टर्म किसने कॉइन्ड किया है। तो जॉन रस्किन है, बर्टन रसेल है, विंसेंट है, या मोनरो बियर्सल है। तो आंसर हो जाएगा ए जॉन रस्किन। तो ये रहे 50 महत्वपूर्ण रिलेटेड टर्म्स के क्वेश्चंस। देखिए इसमें आपके बेसिक से लेकर अपर तक की चीज़ों को मैंने इंक्लूड किया है, और 110% आप मान के चलिए यहीं से पेपर में मिलेगा आपको जब आप अपना एग्जाम देंगे। इसमें आपको मोस्टली सब पता ही होंगे कि कितना भारी भरकम था नहीं, लेकिन अभी इन्हीं चीज़ों को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि प्रश्न सिंगल स्टेटमेंट कम और कंप्रीहेंसिव वे में विद फैक्चुअल डेटा के साथ में पूछे जाने की संभावना है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में अगर टाइम रहा तो, नहीं तो जय हिंद जय भारत।